दोस्तों नमस्कार। आजकल मनीष सिसोदिया की बेल की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और उसमें कई इंटरेस्टिंग पहलू सामने आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आफ्टर ऑल इस पूरा जो लीकर पॉलिसी का घपला हुआ है और इसमें जो रिश्वत दी गई है वो एक्चुअली अमाउंट गई कहां, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जब तक पैसा कहां गया है ये नहीं पता लगता तो ये प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा कि क्या वास्तव में रिश्वत दी गई या नहीं। ये आज हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। अब इसके थोड़े से लीगल पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे और फिर साथ में ये देखेंगे कि जो पॉलिसी बदली और उसमें कौन कौन प्लेयर्स थे और किस तरह से उस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और क्या मनी लॉन्ड्रिंग का कानून जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं क्या उन पे लागू होता है। क्योंकि अगर मैंने पैसा नहीं लिया एज ए पॉलिटिशियन और अपनी पार्टी को चंदे के रूप में दिलवा दिया, क्या आप इसको रिश्वत बोलेंगे या आप इसको पॉलिटिकल फंडिंग बोलेंगे। ये कई इंटरेस्टिंग मुद्दे हमारे सामने आज हैं। चलिए एक एक करके इनको थोड़ा विस्तार से समझते हैं और आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको वो सब चीजें मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलती। खासकर आउट ऑफ बॉक्स हम चीजें डिस्कस करते हैं और कोशिश ये रहती है कि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे श्रोता हैं, उनके पास कुछ नया मुद्दा जो आज समाज में चर्चा का विषय है उसके कुछ तथ्य, उसके कुछ फैक्ट्स बिल्कुल पारदर्शी तरीके से पहुंचे। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आज इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप एक बार सत्ता में आ जाते हैं और जब आपको सत्ता का सुख भोगने की आदत पड़ जाती है तो वो कुर्सी छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब कुर्सी को बचाए रखने के लिए आपको बार बार चुनाव में जाके जनता के सामने अपने कैंडिडेचर को दिखाना पड़ता है और जनता को बोलना पड़ता है कि आप हमें वोट दीजिए। अब सवाल ये है कि जब चुनाव होते हैं तो जनता वैसे तो आजकल आती नहीं, तो निश्चित रूप से उनको अरेंज किया जाता है, वहां तक जाया जाता है, बहुत बार प्रलोभन दिया जाता है और दुनिया भर की पब्लिसिटी और तरह तरह के तकनीकों को इस्तेमाल करके, माध्यमों का इस्तेमाल करके वोटरों को लुभाने की कोशिश की जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में आजकल चुनाव बहुत महंगे हो गए। और जब अगर चुनाव महंगे हो गए हैं तो आम आदमी पार्टी जैसी नई पार्टी जिसका कोई अस्तित्व कुछ साल पहले नहीं था, जिस पार्टी ने लगातार हिंदुस्तान के हर इंडस्ट्रियल हाउस को गाली दी, उनको बुरा भला कहा और पूरी तरह से ये कहा कि उनके अलावा दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। अब इस स्थिति में इनके लिए मजबूरी ये हो गई कि ये ना तो पॉलिटिकल पार्टी की तरह चंदा मांग सकते, ना ये कॉर्पोरेट्स के पास जा सकते कि आप हमें पॉलिटिकल डोनेशन दें, और खुल के रिश्वत मांगना भी मुश्किल था। अब सवाल ये है कि अगर इलेक्शन लड़ने हैं तो पैसा तो चाहिए, अब वो आएगा कहां से। आपने देखा होगा बहुत सारी राज्यसभा सीटें उन लोगों को दी गई जो धनाढ्य थे। हो सकता है उन्होंने पार्टी में कंट्रीब्यूशन किया हो, क्योंकि जब आपको कोई कंट्रीब्यूशन देगा और बदले में अगर आप सीट दे रहे हो तो आप कह सकते हो कि ये इनका पर्सनल कंट्रीब्यूशन है, अदरवाइज ये लोग हमारे साथ आइडियोलॉजिकली जुड़े हुए हैं। दूसरी सोच ये हो सकती है कि आपने कैश फॉर सीट, ये आपने शायद एक बार्टर किया हो सकता है। अलग अलग विचार हैं, सच्चाई तो वही लोग जानते हैं जो इस पूरे खेल में शामिल थे, हम तो सिर्फ कयास लगा सकते हैं। अब मुद्दा आता है वापस लीकर पॉलिसी को लेके। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो मैं आज आपके सामने थोड़ी सी चर्चा करूं। देखिए दोस्तों, जो लीकर पॉलिसी बनी थी, भारत सरकार की जो एक्सपर्ट कमेटी थी सेक्रेटरीज की, वो पूरा रिपोर्ट आज मेरे पास है। अगर आप देखना चाहें ये पूरी रिपोर्ट
मेरे पास है, जिसका एक एक पेज हम आपको पढ़ के सुना सकते हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं है तो उसमें डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं। मिस्टर रवि धवन जो कमिश्नर एक्साइज थे, उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी थी और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी और उसमें कुछ बातें कही थी जो हमें समझनी चाहिए। और दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी कि ये पूरी पॉलिसी बदली क्यों गई और इसके पीछे का खेल क्या हो सकता है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि द इंसेंटिव टू चीट इज ह्यूज बिकॉज ऑफ द वेरी नेचर ऑफ कमोडिटी, मतलब लीकर। इट इज फास्ट सेलिंग एंड हाईली टैक्स्ड। A single bottle of liquor where duty is not paid not only leaves the state high and dry in terms of revenue, but also pushes the profit margin from 10 to 15%, to 65 to 70%. As the major component of the price is the duties, that is excise duty and VAT. As such, there is a huge incentive to cheat and indulge in selling non-duty paid liquor. इसीलिए इन्होंने बहुत क्लियरली रिकमेंडेशन दी थी कि द लीकर ट्रेड शुड बी रिवैम्प्ड बाय ब्रिंगिंग द एंटायर होलसेल ऑपरेशंस अंडर वन गवर्नमेंट एंटिटी, ताकि किसी तरह की जो चोर बाजारी है या लीकेज है वो ना हो। और करीब 10 रिकमेंडेशंस थे, मैं उसमें अभी फिलहाल नहीं जा रहा हूं, आने वाले दिनों में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। ये थी एक्सपर्ट पॉलिसी। दूसरी पॉलिसी जो मनीष सिसोदिया की चेयरमैन वाली कमेटी ने बनाई, वो उसमें क्या लिखा है? द लाइसेंस शैल बी ग्रांटेड ओनली टू हाई एंड बिजनेस एंटिटीज विद अ ईयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपीरियंस। द होलसेल लाइसेंस, जहां पे पहले सरकारी कमेटी ने, अधिकारियों की कमेटी ने कहा था कि पूरा का पूरा कंट्रोल सरकार का होना चाहिए, मनीष सिसोदिया की कमेटी ने कहा द होलसेल लाइसेंस in the form of L1 shall be granted to a business entity having wholesale distribution experience in the liquor trade in any state for at least 5 years. Just opposite. और यही डर था कि इस पूरे खेल में कुछ बड़ा खेल होने वाला है। तभी तो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट लिखी थी एलजी को कि ये जो लीकर पॉलिसी है ये एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ गई है और ये उचित नहीं है, क्योंकि जो रूल 35 है एक्साइज पॉलिसी का, वो बहुत क्लियरली ये कहता है कि अगर आपको चीटिंग को रोकना है तो आपका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर को होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन में लेके आते हैं तो ये पॉसिबल, ये चीटिंग या फिलफरेज रोकना पॉसिबल नहीं होगा। अब हुआ क्या? जब ये नई पॉलिसी आई तो एक कंपनी को 30 लाख रुपए लेके L1 होलसेल लाइसेंस दिया गया। उस कंपनी ने 13 महीने में 1333 करोड़ की शराब बेची और 192.8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ मात्र 8 महीने में। अब आप ये समझ लीजिए कि जो प्रॉफिट जहां 10-12% था वो बढ़ के सीधा का सीधा 25 से 30% पहुंच गया। अब सवाल ये है कि 192.8 करोड़ जो प्रॉफिट हुआ, अब उसमें ये कहा जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को रिश्वत के रूप में, जिसको सीबीआई ईडी बोल रहे किकबैक के रूप में, आम आदमी पार्टी को दिए गए। अब दोस्तों सवाल ये है, ये 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को, 33 करोड़ रुपए भारत राष्ट्रीय समिति जो आंध्र प्रदेश की पार्टी है उसको दिए गए, और बदले में दिल्ली को क्या मिला? 2873 करोड़ का नुकसान। और साथ ही साथ कोविड का टाइम था तो 144 करोड़ रुपए जो व्यापारी थे उनके वापस किए गए, उनको रिबेट दिया गया, क्योंकि उनको जो टैक्स देना था उसमें रिबेट दिया गया। ये कहे कि वो कोविड काल था। एक्चुअली सारा झगड़ा यहीं से शुरू हुआ इस रिबेट को लेके, क्योंकि रिबेट का प्रोविजन एक्साइज पॉलिसी में नहीं था। और जब अधिकारियों ने इस पे आवाज उठाई और ये मुद्दा जब चीफ सेक्रेटरी तक गया, तब ये पूरा लीकर पॉलिसी का भंडाफोड़ हुआ।
और भी इसमें कई चीजें थी, 12% का मार्जिन, और उसका भी अरेंजमेंट ये था कि वो जो विनन नायर और बोनपल्ली इनके बीच में उसको बांटा जाएगा, क्योंकि नायर जो था वो केजरीवाल का रिप्रेजेंटेटिव था। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन आज चर्चा का मुद्दा ये है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की रिश्वत ले सकती हैं, और अगर पॉलिटिकल पार्टीज रिश्वत ले सकती हैं या नहीं ले सकती हैं, इसका कानूनी प्रावधान क्या है। हम बात कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग की। अब मैं आपके सामने मनी लॉन्ड्रिंग का जो कानून है वो मैं आपके सामने डिटेल में रखता हूं। जो चैप्टर 2 है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, जिसको हम बोलते हैं द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, उसका जो सेक्शन 3 है जो कहता है ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, उसमें एक्सप्लेनेशन क्या है, मैं उसकी लीगल भाषा की जगह सिंपल इंग्लिश में जाता हूं। A person shall be guilty of offense of money laundering if such person is found to have directly or indirectly attempted to indulge or knowingly assisted or knowingly is a party or is actually involved in one or more of the following processes or activities connected with proceeds of crime। मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जानते बूझते किसी भी रूप में अगर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में इन्वॉल्व है, जो क्राइम का प्रोसीड है। अब वो क्राइम कौन से हो सकते हैं? कंसीलमेंट, आपने पैसा लिया और बताया नहीं, इसको भी मनी लॉन्ड्रिंग माना जाएगा। पोजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड इनकम जो है आपकी, एक्विजिशन, किसी ने आपको दिया या आपने एक्वायर किया, यूज ऑफ दैट फंड, अगर आपने कोई रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल किया है तो आप भी उस मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन में आ जाएंगे। प्रोजेक्टिंग एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी, अब आप कह रहे हैं कि ये अनटेंटेड है लेकिन वास्तव में रिश्वत के पैसे से खरीदी गई है, और क्लेमिंग एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी, या आप क्लेम कर रहे हैं कि वो अनटेंटेड है, और इन एनी मैनर व्हाटसोएवर। अब दोस्तों सवाल यहाँ क्या है? सवाल यहाँ इस बात का है कि एनी पर्सन, अगर मैं ये पूरा का पूरा 100 करोड़ फंड किसी आम आदमी पार्टी के नेता को ना देके पार्टी को दे देता हूं, आफ्टर ऑल पर्पस क्या था? पर्पस था चुनाव में पैसा लगाने का, तो आदमी को देने की जगह पार्टी को दिया, और पार्टी के भी बैंक अकाउंट में ना डाल के, हो सकता है कि जो कार्यकर्ता थे या जो ऑफिस बियरर्स थे, चुनाव का अरेंजमेंट कर रहे थे, उनमें वो 1-1 करोड़ रुपए 100 लोगों में बांट दिया हो अपनी अपनी सीट के हिसाब से, कि आप जाइए और अपनी अपनी सीट्स में प्रचार करिए ताकि आप चुनाव जीत सकें। ये भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह का रिश्वत ले सकती हैं? क्या उन पे मनी लॉन्ड्रिंग, पॉलिटिकल पार्टी पे क्या मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल सकता है? आज सवाल ये है। अनफॉर्चुनेटली किसी भी कानून में इस बात की व्याख्या या इस बात को क्लियर नहीं किया गया है, ना कि इवन जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसमें भी नहीं है ये बात, इवन जो हमारा पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है जिसके तहत चुनाव होते हैं उसमें भी इस बात का जिक्र नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी रिश्वत लेती है तो क्या उसको वैध माना जाएगा? अब सवाल बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आता है दोस्तों। सवाल ये निकल के आता है, तो फिर कोई भी आदमी अपना काम कराए सरकारी अधिकारी से या मंत्री से और जाके उसके पार्टी फंड में पैसा जमा करा दे, काम भी हो गया, पार्टी को पैसा भी मिल गया, रिश्वत भी पहुंच गई, हर आदमी अपने अपनी जगह पे खुश हो गया। क्या ये उचित होगा? दुनिया में इस चीज को 2 तरीके से देखा जाता है। एक तरीका तो ये है कि आप इसको ब्राइबिंग बोल सकते हैं, रिश्वतखोरी बोल सकते हैं। दूसरा सोफिस्टिकेटेड तरीका जिसको अलग अलग ढंग से लोगों ने इंटरप्रेट किया है उसको लोग बोलते हैं लॉबिंग, कि आपने पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया, वो लॉबिंग है। कुछ जगह पे कहा गया है कि लॉबिंग इज एक्चुअली ब्राइबरी इन ए बिजनेस सूट और ऑफिशियल सूट। अब अगर ये स्थिति है
तो हमारे देश में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कमी है कानूनों में, वो है कि हमारे देश में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेके कोई कानून नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी को लॉबिंग के पैसे दे रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो रूलिंग पार्टी, अगर वो पार्टी का मंत्री या विधायक मेरे लिए लॉबिंग करता है और कानून मेरे हिसाब से बनवा देता है, तो आप इसको लॉबिंग कह सकते हैं कि मैं कह रहा था लिबरलाइजेशन होना चाहिए, ये ज़्यादा है, टैक्स ज़्यादा है, इसको कम किया जाए, और सरकार अगर मेरी बात मान लेती है और टैक्स घटा देती है, तो क्या आप इसको रिश्वत कहेंगे या आप इसको लॉबिंग कहेंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट का मुद्दा है। लेकिन इसमें और भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि क्या इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था किसी इंडिविजुअल का? उसको आप तब तक परिभाषित नहीं कर सकते जब आप हिंदुस्तान में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कानून लेके नहीं आते। ओईसीडी ने बहुत डिटेल्ड गाइडलाइन बनाई हुई है, क्योंकि रिश्वत सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है दोस्तों। आज आप रिसर्च में भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मेडिकल रिसर्च में है, दवाइयों का अप्रूवल हो रहा है, फूड में लेबोरेटरीज को पैसा दे के रिपोर्ट्स बदलवाई जा रही हैं, दुनिया भर के केमिकल हैं जो डिफेक्टिव हैं लेकिन पॉजिटिव रिपोर्ट दी जा रही है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जहां रोज़ बदलाव होता है। क्या हम उसको ये कहें कि वो ब्राइब के थ्रू है या हम ये कहें कि वो लॉबिंग के थ्रू है? ये डिफ्रेंसिएशन कैसे आएगा? इसीलिए ये ज़रूरी है कि अगर हमें पॉलिटिकल सिस्टम के करप्शन को, खासकर ब्राइबरी को कम करना है, तो हमें समझना होगा कि इस देश में कानून की ज़रूरत है। और दो तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती हैं। पहला, लगातार संसद में वो सवाल उठाना जिससे उनके जो डोनर्स हैं उनका फायदा। मान लीजिए कि कोई माइनिंग की कंपनी है, कोई और कंपनी है, और उन्होंने पोल्यूशन के लिए या कोई लाइसेंस किसी का रद्द हो गया, तो आप कहेंगे कि नहीं, इसमें कानून गलत हो रहा है, जॉब चले जाएंगे, लोग भूखमरी का शिकार हो जाएंगे, दुनिया भर की बातें कहें संसद में, और सरकार पे दबाव डाला जाए कि ये पॉलिसी को रिवर्स किया जाए या मॉडिफाई किया जाए या फेवरेबल किया जाए। ये भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं अगर उनके पीछे कोई डोनर है या किसी तरह का कोई अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा, अगर वो सत्ता पार्टी जो है वो सत्ता में आ जाती है, तो उसके बाद उसके पास रिसोर्सेज और जो टैक्स पेयर का पैसा इकट्ठा होता है, इसका कंट्रोल उस पार्टी के पास चला जाता है, और वो पॉलिटिकल पार्टी अपने स्वार्थ के लिए, अपने जो बेनिफिशियरी हैं उनके लिए, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए इस तरह से पॉलिसीज और रिसोर्सेज को डिप्लॉय करती हैं या मॉडिफाई करती हैं जिससे उनका जो मित्र मंडली है उसका फायदा। इसको क्रोनी कैपिटलिज्म भी कहा जाता है। जिस तरह से ये लीकर पॉलिसी बनाई गई कुछ खास लोगों को फायदा देने के लिए, ये इसलिए हो पाया क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार में थी, पॉलिसी बनाना उनका अधिकार है, लॉबिंग करना व्यापारियों का अधिकार है, और अगर लॉबिंग के दबाव में अगर एक्साइज पॉलिसी बदली जाती है और इससे व्यापारियों को ज़्यादा फायदा होता है, स्टेट का नुकसान होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये पॉलिसी का इनिशियल फेज था। शायद लंबे समय चलती तो सिचुएशन बदल सकती थी। लेकिन दोस्तों, पॉलिसी बनी कैसे, किन बातों को इस तरह से टेम्पर किया गया कि हमारे ही दोस्तों का फायदा हो, बाकियों का ना हो, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अगर आप नई पॉलिसी को समझते हैं तो उसमें 3 बातें मुख्य मैं आपके सामने रखूंगा। डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी मुद्दे हैं, और आने वाले एपिसोड्स में जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बढ़ेगी, आपके सामने मैं तथ्यों को ला के रखता रहूँगा। सबसे पहले जब इन्होंने ये कहा कि वेंडिंग L1 लाइसेंस शुड बी विद प्राइवेट सेक्टर, और जब प्राइवेट सेक्टर कहा तो उनमें ये कहा कि प्राइवेट सेक्टर वो होगा जिसकी टर्नओवर कम से कम 150 करोड़ रुपए सालाना होगी। ये पॉलिसी आने से पहले दोस्तों पता है L1 लाइसेंस की फीस क्या थी? मात्र 25 लाख रुपए। कहाँ 25 लाख रुपए, कहाँ 150 करोड़ रुपए। अब आप समझ जाइए कि जो पुराने लाइसेंस होल्डर्स थे उनमें से ज़्यादातर कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे।
इसका मतलब कुछ खास चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई। दूसरा, जहां तक बात है कि जो अक्सर कहा जाता है स्पूरियस प्रोडक्ट्स और क्वालिटी को लेके, क्वालिटी कंट्रोल में एक बहुत बड़ा खेल किया गया और ये कहा गया कि जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कर रही है लीकर की, अगर उसका टेक्निकल हेड क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट लगा देता है कि क्वालिटी ठीक है एज पर BIS स्टैंडर्ड, और वहां जो पोस्टेड अधिकारी है एक्साइज का, जो कंपनी के खिलाफ जनरली जाते नहीं है, अगर दोनों लोगों ने साइन कर दिए तो हम क्वालिटी मान लेंगे। BIS को या FSSAI को बाजार से सैंपल लेके दोबारा क्वालिटी चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्वालिटी अप्रूव हो गई। इसका मतलब जो सेलर है वो जैसे मर्जी क्वालिटी दे, और लेकिन अगर उसका सर्टिफिकेट कहता है कि क्वालिटी अच्छी है तो दिल्ली सरकार उसकी क्वालिटी मान लेगी। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी लेकर में 40, 45, 50% अगर अल्कोहल कंटेंट है, अगर मैं उसमें 30 भी डाल रहा हूँ, डाइल्यूटेड वर्जन भी मैं बेच रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो कागज है उसमें कहा गया है कि ये क्वालिटी मीट कर रही है। इस तरह के घपले बहुत कॉमन होते हैं। ये एक सो कॉल्ड सेल्फ रेगुलेशन अपने आप में एक फ्रॉड होता है जब बात आती है क्वालिटी को लेकर। तो दोस्तों, अब इस तरह के अगर प्रावधान बनाए जाते हैं तो क्या आप कहेंगे कि ये लॉबिंग है, या खास ग्रुप को फायदा पहुंचाने का काम है, या ये ब्राइब के एवज में उस तरह की पॉलिसी बनाई गई है जिससे जो इनके खास बेनिफिशियरी हो उनको लाभ हो? स्थिति मैंने आपके सामने रख दी। अब सवाल है ED के ऊपर और CBI के ऊपर कि आप अब कैसे पता लगाएंगे कि कितना पैसा किसको कहां दिया गया, क्योंकि इसके लिए CBI और ED के पास गवाह हैं। अब सवाल ये है, मैं 2-3 एविडेंसेस आपके सामने रख रहा हूं। 30 लाख रुपए दिए गए वाया हवाला चैनल, और इसको कॉरोबोरेट किया था दिनेश अरोड़ा ने। वो हवाला ऑपरेटर्स कौन थे, कहां डिलीवरी हुई, किसने दी, किसने रिसीव करी, थोड़ा अगर प्रोब फर्दर किया जाएगा तो ये चीजें भी सामने आ जाएंगी। दूसरा, जो 100 करोड़ की किकबैक दी गई, ये किसने दी, किसको दी, कहां डिलीवर हुई, क्योंकि खुद आम आदमी पार्टी के मंत्री तो आए नहीं होंगे बैग उठाने, किसी ना किसी को तो भेजा होगा। कौन लोग थे, इसको प्रूव करने की जरूरत है। इसके अलावा जो बाकी 30 लाख रुपए जो लाइसेंस क्लियर करने के लिए दिए गए थे नायर को, और उसको फैसिलिटेट किया था अरोड़ा ने, तो क्या इसके कुछ ना कुछ तो डिजिटल फुटप्रिंट होंगे कि उस दिन कौन कहां था? मुझे लगता है कि अगर हम इस चीजों को थोड़ा और प्रोब करेंगे तो वो लोग सामने आ जाएंगे कि किसने किसको कहां क्या दिया। लेकिन मूल सवाल वहीं का वहीं, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या होगा जो रिश्वत का पैसा लेके पॉलिटिकल फंडिंग के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसा आम आदमी और गोवा और पंजाब चुनाव के सामने स्थिति सामने हुई। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को और इलेक्शन कमीशन को क्या कानूनों में बदलाव करना चाहिए ताकि पॉलिटिकल पार्टी इस पूरे दायरे में आ जाए? क्या हिंदुस्तान में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेके कानून बनना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, चर्चाएं नहीं करेंगे, तब तक सुधार मुश्किल है। डेमोक्रेसी में वोट के साथ साथ आवाज उठाना भी जरूरी है। इसीलिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा गया है, जिसका इस्तेमाल मैं भी कर रहा हूं और आप भी कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।